माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा पाया नहीं मैंने, पर गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने। तो चलिए आज का वीडियो का शुरुआत करते हैं। बीपीएससी का पीवाईक्यू लेते हैं। हम लोग यांत्रिकी का थ्योरी कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं यांत्रिकी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण घटना चक्र बीपीएससी के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, चाहे वह मेन बीपीएससी हो, आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 हो, 4.0 हो, प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक, तो सब में ये काम आने वाला है। 19, 20, 25 मिनट का ये वीडियो होगा, अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए पहला सवाल है कि संधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। हम लोग कोई भी मशीनरी जो सर यूज करते हैं ना, क्यों यूज करते हैं? तो मशीनरी का यूज ही आया चीजों को, काम को आसान बनाने के लिए। तो कम बल का प्रयोग करके अगर आप उतना ही काम कर लीजिएगा, तो इसीलिए तो मशीन लाए हम लोग, चाहे वह कंप्यूटर हो या आपका व्हीकल्स हो, कोई भी मशीन हो, उसको हम लोगों ने उपयोग में इसलिए लाया ताकि क्या किया जा सके, कम बल लगा करके आपको अधिक कार्य किया जा सके। आईएएस का पूछा हुआ सवाल था। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा होता है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी घटेगी, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बढ़ेगी घटेगी या वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करेगा। तो देखिए, जब आप वो जो डिजिटल तराजू हम लोग देखते हैं कंप्यूटराइज हो रहा था, उस पर खड़ा होकर के अगर आप गहरी सांस लेकर के एक बार देखिएगा रीडिंग में क्या होता है, ये प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जब आप गहरी सांस लीजिएगा ना सर, तो रीडिंग क्या होता है, घट जाता है। आप जा करके प्रैक्टिकली देखिएगा, रीडिंग क्या होगा, घटेगा। ये निश्चित है, रीडिंग घटेगा जब अंदर की ओर सांस लीजिएगा आप। तो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर? यह बीपीएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। पहले आईएएस भी पूछता था, कई बार बीपीएससी में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हमारा वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रण पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रण पर कार्य करता है, याद रखिएगा। प्रक्षालन मशीन का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर है? तो अभी देखे थे अपकेंद्रण। अपकेंद्रण वो जब गोल गोल घूमता है तो चीजें अंदर की ओर जो आती है, आप जो घी निकालते हैं गाँव घर में देखे होंगे, घी जो बनाते हैं हम लोग उसको, वो मक्खन से, तो वो भी अपकेंद्रण करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन इंग्लिश में कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? ऑप्शन, ये ध्यान से पढ़िएगा, इजी इजी क्वेश्चन ज्यादा गलती होता है, उछलने लगते हैं हम लोग। कह रहा है कि सदिश नहीं है, यह सदिश है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट सदिश है, वेक्टर ये वेग जो है वेलोसिटी, यह भी सदिश है, फोर्स भी सदिश है, लेकिन आयतन सदिश नहीं है। ये 45वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? उसमें कह रहा था नहीं है, इसमें पूछ रहा है। तो संवेग जो है ना, संवेग मतलब सर मोमेंटम। संवेग का मतलब होता है मोमेंटम। मोमेंटम हम लोग पढ़े हैं पीछे, P = mv होता है, वेक्टर है ये। वेलोसिटी भी वेक्टर है और मोमेंटम भी वेक्टर है। तो वेक्टर यही पूछ रहा था कि कौन सा जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो संवेग आपका वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। आईएएस प्री 1997 का पूछा हुआ सवाल है। निम्न में कौन सी राशि सदिश है? इस बार फिर वही पूछ दिया। तो देखिए, समय अदिश राशि है। समय कैसी राशि है? अदिश राशि है, याद रखिएगा। जो लोग प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक वाले एग्जाम को देने जा रहे हैं, एक एक ऑप्शन हम डील कर रहे हैं, सब महत्वपूर्ण है। यह भी अदिश है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना सर, यह सदिश राशि है, याद रखिएगा। और दूरी कैसी राशि है? दूरी भी अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जा सकती है? संवेग और वेग के अनुपात से पूछ रहा है, कौन सी राशि प्राप्त की जा सकती है? तो अभी हम बताए थे संवेग P बराबर क्या होता है, m × v, और संवेग वटा वेग यानी भी कट गया, m बच गया। m4 द्रव्यमान, मास, मास मतलब द्रव्यमान, मास मतलब क्या होता है सर, द्रव्यमान। तो जब दोनों का अनुपात कीजिएगा, संवेग और वेग का अनुपात कीजिएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम में छपने वाला सवाल है, याद रखिएगा, आपको बहुत काम आने वाला है। अगला सवाल लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बल जो है वह गुणनफल है। तो आपको हम बताए थे न्यूटन के दूसरे नियम से बल का क्या प्राप्त हुआ था, व्यंजक प्राप्त हुआ था। बल के सर ये न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त हुआ था। F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है, मतलब द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। बल क्या है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है, न्यूटन का पहला नियम। बल का व्यंजक न्यूटन के द्वितीय नियम से। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं और किस बुक में दिया था, न्यूटन ने अपने प्रिंसिपिया नामक बुक में लिखा था इन नियमों को। किसी घन के, देखिए अगला सवाल है 10 नंबर का, किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान है। सर अगर आयतन, घन का आयतन बराबर, ये भी देखिए IAS 1997 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, घटना चक्र हम लोग ले रहे हैं। बताइए घन का आयतन क्या होता है, 6 गुना भुजा का, सॉरी, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का 6 गुना भुजा का स्क्वायर, 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको भाग दीजिएगा तो ए स्क्वायर से ए बचेगा, तो ए बराबर कितना हो गया, यानी किनारे की लंबाई अर्थात ए या एल दोनों लिखते हैं इसको, तो भुजा की लंबाई कितनी हो गई, 6 इकाई हो गई। कितनी हो गई भुजा की लंबाई, 6 इकाई। अति महत्वपूर्ण सवाल छपेगा, ये सब सवाल एग्जाम में याद रखिएगा। ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है सर ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा का ना ही सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। किसी भी कंजर्वेशन का मतलब ये होता है उस चीज का ना ही निर्माण कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं। अति महत्वपूर्ण एग्जाम में छपेगा। हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं में क्या होता है, कौन सा ऊर्जा होता है, बताइए। तो हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। हवा क्या होती है, हवा बहती है कि बहता है, हवा बह है। तो हवा क्या होता है, हवा चलती है। तो हवा हमेशा जब चलती है तो हवा में कौन सी ऊर्जा, चूंकि हवा चलती है इसीलिए गतिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। आप देख सकते हैं पूछा हुआ सवाल है एग्जाम का, आपको भी आगे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 13 ले लेते हैं। तेरह नंबर कह रहा है वायु शक्ति, विंड पावर, पवन ऊर्जा से जो भी होगा तो उसमें किसका कौन सा ऊर्जा होगा। चूंकि हवा में गतिज ऊर्जा ही होता है तो पवन से चलने वाली कोई भी मशीन जो होगा वह किस ऊर्जा का उपयोग करेगा, गतिज ऊर्जा का। किस ऊर्जा का उपयोग करेगा, गतिज ऊर्जा का। 14 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करता है तो बैठा हुआ यात्री का सिर पीछे झुक जाता है। बाइक वगैरह पे भी देखिएगा हम लोग बैठे रहते हैं, अचानक बाइक चलने लगे तो हम लोग क्या होते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं, जर्क लगता है। और अचानक सडन ब्रेक मारे तो आगे की ओर जर्क लगता है। तो ये हम पढ़ाए थे, जड़त्व का नियम होता है। किसका नियम होता है, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। लेकिन चूंकि रुकी हुई गाड़ी चल रही है तो स्थिरता का जड़त्व, कौन सा जड़त्व होगा, स्थिरता का जड़त्व होगा। कौन सा जड़त्व, स्थिरता का जड़त्व होगा। और जब चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाएंगे तब गति का जड़त्व होगा, यहाँ स्थिरता का जड़त्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ है, जो एकदम घर्षण है ये नहीं है, पर खड़ा व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी गति में ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है। अगर ऐसे सरफेस पे हैं, अगर आप बिल्कुल घर्षण नहीं है तो हवा भी चला ना तो आप फिसल जाइएगा, आप में गति आ जाएगा। कोई भी अगर मोमेंट हो गया, जोर से सांस भी ले लिए तो आप फिसलिएगा, गिरिएगा, चलते रह जाइएगा अनवरत, क्योंकि घर्षण है ही नहीं जो आपके गति को क्या करेगा, विरोध करेगा, रोकेगा। घर्षण रहेगा तब तो गति को विरोध होगा। तो ये पहला बात क्या है, सही है, पहली बात क्या है, एकदम सही है। फिर दूसरा कह रहा है यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रिया नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम तो यही कहता है, जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाएंगे आप नहीं, पहला भी यही कह रहा है कि तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई कार्य नहीं होगा। तो नहीं होगा, दोनों बात सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, ए और
आर दोनों सही है, परंतु क्या है, स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 को लिया जाए। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों होता है? क्योंकि सर बर्फ मुलायम होगा, बर्फ का घर्षण बल कम होगा, बर्फ का घर्षण बल क्या होगा, कम होगा, इसीलिए बर्फ पर चलना कठिन होगा। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, यूपीपीसीएस 1994 का पूछा हुआ सवाल है। अब 17 में है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अधिक ताकत लगता है। मतलब एक गाड़ी है, ट्रक है या ठेला, कोई भी गाड़ी खींचने वाला गाड़ी है, पहले वो भरी हुई है, पूरा लदा हुआ है, तो शुरू में रुका हुआ है, तो पहले उसको आप धकेल के या खींच के गति में लाएंगे। तो गति में जब पहली बार लाना है ना उसको, तो उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा आपको, समझ गया। और जब चलने लगेगा तो उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि जब रुकी हुई है तो उस पे जो घर्षण बल लगता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, डायनेमिक फ्रिक्शन से, गति वाले घर्षण से। तो इसलिए क्या होगा, जो स्थिर है उसको चलाने में ज्यादा बल लगता है चलायमान को चलाते रहने की अपेक्षा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, नहीं, तो गलत बात है। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते नहीं, एक बार गाड़ी चलने पर घर्षण कम हो जाता है। हाँ, जब गाड़ी चलने लगता है तो घर्षण कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से नाव को पीछे धकेल दिया। देखिए आप एक नाव में खड़े थे, कहाँ खड़े थे आप, एक नाव पर खड़े थे, ठीक है। तो ये जब 9 पर खड़े थे तो आपका इसका द्रव्यमान मान लीजिए आपका m1 है और इसका m2 है। तो अभी आपका अगर हम मोमेंटम पूछे तो अभी आपका मोमेंटम जीरो है, अभी जो है आपका मोमेंटम कितना है, जीरो है। क्यों है मोमेंटम जीरो? मोमेंटम जीरो इसलिए है क्योंकि ना इसमें गति है ना इसमें गति है, मोमेंटम के लिए गति चाहिए। अब आप क्या हुए हैं, इसको कूदे हैं, जैसे ही इस पे से कूदे तो ये जो m2 था और आप कूद करके यहां आ गए, यह आदमी कूद करके यहां आ गया, तो ये जो m1 है, तो आपका इधर वेग है कितना, इधर वेग है आपका 5 मीटर प्रति सेकेंड, और इस नाव को आप इधर भेज दिए हैं 0.5 मीटर प्रति सेकेंड से। तो अभी का जो कंजर्वेशन होगा वो होगा 5 गुना m1 माइनस, क्योंकि दोनों की गति की दिशा, वेग क्या है, अपोजिट दिशा में है, माइनस 0.5 गुना m2 माइनस 0.5 गुना m2 बराबर जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है पहले वाला कुल मोमेंटम सिस्टम का बाद वाला कुल मोमेंटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जीरो पहले वाला मोमेंटम जीरो, बाद वाला कितना है 5 गुना m1 माइनस 0.5 गुना m2, ये 9 का है मास। तो आपसे पूछ रहा है, ये दोनों बराबर हो गया, 5m1 बराबर 0.5 m2। तो पूछ रहा है कि आदमी से कितना गुना अधिक है ये, तो m2 अपॉन m1 आपसे पूछ रहा है, बराबर कितना हो जाएगा 5/0.5। ये कितने बार में कट गया, 10 बार में कट गया, तो इसका मोमेंटम ये कितना गुना अधिक है, 10 गुना अधिक है। किस ऑप्शन के साथ जाइएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी 10 गुना अधिक है। याद रखिएगा, ये सब अच्छा न्यूमेरिकल सवाल बनता है। 19वां सवाल लेते हैं। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल का गतिज ऊर्जाएं समान है, मतलब गतिज ऊर्जा भी समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए और वे क्रमशः एक्स वाई जेड दूरी, अगर बल भी समान लग रहा है, गतिज ऊर्जा भी समान है, तो दूरी भी सर वो समान ही तय करेगा। 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 कह रहा है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं
दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात। सर गतिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 दे रखा है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv1 का स्क्वायर हाफ mv2 का स्क्वायर। क्यों सर, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान क्या है, सेम है। बराबर क्या दे रखा है, 4/9, यानी v1/v2 का स्क्वायर का। 1 मिनट, देखिए 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा, जब इस फॉर्मूला से आप निकालेंगे तो 20 का आंसर हो जाएगा, ये 4:9 है ना, तो V1 V2 क्या आ जाएगा, रूट अंदर 4/9, यानी कि 2:3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। 21 नंबर का क्वेश्चन लीजिए। एक कार में जो विराम में बैठा है, सड़क के कार के 4 पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है, ठीक है, मतलब घर्षण बल मान लीजिए आर लग रहा है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी, पहले जब कार रुकी हुई थी, तो कार जब रुकी हुई थी तो इसमें घर्षण बल आर काम कर रहा था, इसके विपरीत। अब जब ये कार चलने लगी है, यह कार जब रोड पे चलने लगी है, तो घर्षण बल क्या होता है, ये स्थितिज है, मतलब स्थिर है, स्टैटिक है। और जब डायनेमिक होगा, चलने लगेगा, तो इसका मान घट जाएगा। आर का मान क्या होता है, घट जाता है, अभी बताए थे, तो आर से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, यानी प्रतिक्रिया बल अर्थात कह सकते हैं घर्षण बल आर से कम हो जाएगा। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर जब गिराइएगा ना, तेल का इसे अगर ये टैंकर है, इसको सड़क पर गिराइएगा तो इधर से देखिएगा खाली होता है और इधर बढ़ते जाता है, मतलब इधर का गहराई बढ़ेगा, इधर का गहराई मुंह पर का जो है सिरे पर का गहराई घटेगा, जबकि अंदर बॉटम के साइड का गहराई बढ़ते जाता है। तो क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर क्या होगा, इसका गहराई, पिछले सिरे पर इसका गहराई अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाइएगा, सी के साथ जाइए। अगला सवाल 23 नंबर का सवाल लीजिए, और आज के वीडियो का आखिरी सवाल। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर, यानी एकदम नैरो जो है, शार्प वृत्ताकार पथ पर जब आप गाड़ी चलाइएगा ना, 4 व्हीलर चलाइएगा ना सर, तो आप क्या होगा, गिरिएगा। अगर ज्यादा आपका जो है ये सेंटर के टुवर्ड जो फोर्स लगता है, उसको क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो आप पलट भी सकते हैं, फिसल भी सकते हैं। तो अगर पलट गए, तो पलटता है आदमी, अंदर वाले पहिए पे जो है क्या होगा, पलटिएगा, अंदर वाले पहिया पे पलटता है गाड़ी, और बाहर वाले पहिए पे फिसलता है। अंदर वाले पे पलटता है, बाहर वाले पे फिसलता है। तो बाहरी पे उल्टेगा नहीं, उल्टेगा किस पे, अंदर वाले पहिए पे, ये सही है। और बाहर वाले पहिए पे फिसलता है, ये सब याद रखिएगा। यानी कौन सा हो गया, 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। तो ये बीपीएससी का पीवाईक्यू था, जो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये यांत्रिकी का क्वेश्चन देखिए, अगला होगा हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर। बने रहिएगा साथ में, हम लोग सारा फिजिक्स का चैप्टर 1 आफ्टर 1 कर लेंगे। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।